वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम करते हैं पार्ट 4 ऑफ द सीरीज़। और उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने देखा होगा, उससे इन्फॉर्मेशन ली होगी और कुछ नॉलेज आपने अचीव किया होगा। दैट्स बीइंग सेड, अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे, पहले तो आप वो पार्ट्स देख लें, उसके बाद आप इस पार्ट को देखें, क्योंकि पूरी जो कड़ी है, ये पूरी जो सीरीज़ है, उसका मज़ा या उसका जो कनेक्शन है वो तभी बनेगा जब आप पार्ट 1 से अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जब से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक, और प्रीवियस स्पेशली जो वीडियोस में से कुछ हमने प्रिडिक्शन की थी, उनको कंबाइन करके हमने एक क्लिप जो है आपके लिए बनाया है। पहले उसको आप एंजॉय करें। उससे होगा क्या कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इस चैनल के ऊपर जो भी बात होती है वो बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन हिस्ट्री और बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है। तो आप उसको एंजॉय करें, फिर आगे वीडियो में फर्दर डिस्कशन करते हैं। हो सकती है। और सेंटर रैली वैसे 15 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये दिसंबर के एंड तक भी जा सकती है। ठीक है, तो क्योंकि गोल्ड के अंदर ऑलरेडी एक्चुअली मूव आ चुका बता रहा मैं आपको एग्जैक्ट रेंज भी बता सकता हूँ फिर जी। 2025 से 2047 तक सारा एरिया ओपन है। ठीक है, ऐसे कंटेंट। ठीक है, एक्सचेंज जी, आपके पास ये दो बाई के लेवल है। हम एक बाई कर चुके हैं ग्रुप में, 1.9 की एवरेज एंट्री है। ये आपके पास अगला लेवल है, दिस इज योर नेक्स्ट लेवल। आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये पार्टिसिपेंट दोबारा 2 से 3 पे जाने वाले हैं। जाने से पहले बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि जाएगा, होगा, नहीं, बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। ठीक है, वो बाई की साइड पे देख सकते हो, और मार्केट इवन 80 तक और 85 तक भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि लोग जो है थोड़े से परेशान हो गए कि क्या बात कर दी है। 80 85 आपका टीपी है, लेकिन बाइंग आपने 72 से 71 के एरिया में देखनी है। इन्वायरमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैंक्स कोलैप्स करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बैंक्स कोलैप्स करने वाले हैं। मैं आपको होने से पहले बता रहा हूँ, मार्च के बाद, 11 मार्च के बाद। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, वॉर्स, रशिया, यूक्रेन, आपके पास नेटो, पूरा का पूरा नेटो, लोग ये समझते हैं यूक्रेन सिर्फ लड़ रहे, नहीं, पूरी इंटेलिजेंस, एमुनेशंस और जी, उम्मीद है कि आपने क्लिप एंजॉय किया होगा और ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है। स्पेशली जो हमने फेब के बारे में प्रिडिक्शन की थी, और मार्च में रेट कट नहीं होगा, सेंटा क्लॉस रैली डिफरेंट आपसे जो है बात हुई थी और होने से पहले। देखिए, हमारा डिक्रिप्टर्स का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, वो न्यूज़ हर बंदा देख सकता है, उसको रीड कर सकता है, और हर बंदा जो रीड करेगा, उसके पास ज़बान है, वो रीड कर लेगा। दूसरे जिनके पास कान है वो सुन लेंगे। ठीक है, असल चीज़ ये होती है कि इंफॉर्मेशन आने से पहले उसको डिक्रिप्ट किया जाए, न्यूज़ आने से पहले उसको जांचा जाए, उसको परखा जाए, और उस बेस के ऊपर आप रियल स्मार्ट मनी की तरह पहले ही इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, दैट इज़ द पर्पज़। इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री को टच करेंगे, देन हम नैस्डैक और गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में 1916 जर्मन करेंसी, 1922 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी, इनको मैंने डिस्कस किया था। आज का जो एरा है वो 1929 से 1946 का है। वो एरा अगर आप देखेंगे तो उसमें दो मेजर इवेंट्स हुए थे हमारे पास। पहला क्या था? द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट का मतलब बड़ा, डिप्रेशन आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी आ सकता है, सोसाइटी लेवल के ऊपर भी आ सकता है, स्टेट लेवल के ऊपर और इवन कंट्री लेवल के ऊपर भी आ सकता है। तो आपके पास उस वक्त जो बेसिकली डिप्रेशन आया था वो बड़े स्केल के ऊपर था, कंट्री लेवल के ऊपर था। और उसकी वजह ये थी कि जितने लोग उस वक्त थे, उनकी सेविंग और उनका पैसा वो बैंक्स में था, और फॉर सम रीज़न उन बैंक्स ने स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो पैसा सारा वाइप आउट हो गया। और इवेंचुअली फेड को आना पड़ा, और वो पैसा अ, कुछ बैंक्स को उन्होंने सेव किया और उससे कुछ लोग भी सेव हुए, लेकिन मेजॉरिटी को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके बाद ही आपके पास फ़ौरन वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है और मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड एवरीथिंग इज़ बैक। ये जो एरा है ये स्टार्ट होता है 2008 से 2030 तक। इस पॉइंट के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने जस्ट इसको स्टेट करना था, वो मैंने कर दिया। 2008, 9, 10 अगर आप देखेंगे, बेसिकली 7, 8, 9, आपके पास एक अच्छा खासा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, विच वॉज लेमन ब्रदर्स का वजह से जो क्रैश आया था। उसके बाद आप 1920 देख लें,
2019-20 कोविड क्रैश, 22 देख लें स्टॉक मार्केट क्रैश अगेन, बिटकॉइन के अंदर अच्छा खासा क्रैश आया है, 69,000 से बिटकॉइन आपके पास 15 तक गया है और स्टॉक मार्केट भी आपके पास 16,800 से 10,500 तक मार्केट आपके पास गिरी थी। अगर आप इन चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो आप इस नुक्ते के ऊपर पहुंचेंगे कि स्टॉक मार्केट को अच्छा खासा नीचे जाना चाहिए। हम और रीजंस भी आगे स्टेट करेंगे, बट अभी के लिए हमने ये चीज़ अज्यूम की है कि उस वक्त जो कंडीशंस थी ग्लोबल इकॉनमी की, जो भी उस वक्त मसले मसाइल थे, आज उससे ज़्यादा मसले मसाइल हैं। ठीक है, ये चीज़ हम अज्यूम करके बात कर रहे हैं, और अज्यूम भी नहीं, बेसिकली ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो लेकिन इस पूरे एरा में 2008 से 30 का जो एरा है, 2024 ये इलेक्शन ईयर है, क्योंकि ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है 2024 से ओवरऑल। ऑल दो मेरे पास 2028 तक का पूरा स्टॉक मार्केट का एक प्लान पड़ा हुआ है, विच इज़ बेस्ड ऑन सम मॉडल्स, और वो मॉडल्स बेसिकली ट्रेडिंग मॉडल्स नहीं हैं, दोज आर इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ मॉडल्स, दोज आर फॉर इन्वेस्टर्स, ट्रेडिंग टाइप ऑफ मॉडल्स नहीं है। बट ऑल दो दे हेल्प यू इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आपका माइंड क्लियर होता है कि हमने क्या करना है। तो इस साल हम कोई ज़्यादा मार्केट क्रैश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगेन आई एम सेइंग, हम मार्केट क्रैश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब यही नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी। मार्केट का नीचे जाना और मार्केट का क्रैश करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मेक श्योर आप इन दो जो चीज़ें हैं इसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो हम मार्केट नीचे कितना देख रहे हैं, हम 15 से 20% मार्केट में क्रैश देख रहे हैं, या मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, क्रैश विल नॉट बी द राइट वर्ड, करेक्शन आप इसको कंसीडर करेंगे। अगर हम 19,000 से 15% लें, दिस इज़ रफली अबाउट आपका 15%, 16,000 का लेवल बनता है या 15,800 का लेवल बनता है, जो कि आपको कॉल हुआ है हमारी डिफरेंट टेक्निकल वीडियोस के अंदर। क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट नहीं है, तो हम जस्ट इसमें एक आपको अप्रॉक्सीमेट एरिया दे रहे हैं। ठीक है, और 20% आपका बनता है 15,000 तक। तो हम इतनी ज़्यादा मार्केट को नीचे नहीं देख रहे। आई डोंट इवन सी 15,000 अभी इस वक्त। तो एक तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है इसलिए हम ज़्यादा मार्केट में नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं देखेंगे। क्योंकि देखें, अगर मार्केट क्रैश करेगी तो वोट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वोट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंट नहीं आएगा, मर्जी का नहीं आएगा, तो तब तक मार्केट को जो है वो सेफ रखा जाएगा। एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि हमारे पास एक स्टॉक है डेट इज़ कॉल्ड रसल, और रसल कंसिस्ट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स, मीडियम कैप स्टॉक और आपके पास स्मॉलर कैप्स। आपको पता होगा कि अभी जो हमारे पास मार्केट जा रही है वो मेगा 7 यानी कि 7 बड़ी जो कंपनीज हैं या 10 बड़ी जो कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैप, उसकी वजह से मार्केट्स ये ऊपर जा रही हैं। और स्मॉल कैप्स या मीडियम कैप्स वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, वो तकरीबन उसी जगह पे हैं। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बिटकॉइन आप देखेंगे वो आपको हाई के ऊपर नज़र आएगा, लेकिन आप डिफरेंट अल्ट कॉइन्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पोल्का डॉट को उठा लें, आप सुलाना आपके पास ऊपर गया है, बट डिफरेंट आप कॉइन्स को उठा लें, बहुत सारे कॉइन्स हैं। ठीक है, तो आपको वो उस लेवल के ऊपर उतने रिटर्न्स आपको नहीं दिखेंगे। शायद 2x 3x रिटर्न हो, लेकिन उनको 10x रिटर्न करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनमें मनी फ्लो नहीं आ रहा। और अभी जो आपके पास ये स्टॉक्स ऊपर हैं, इनमें क्या है, देखें कि पैसा इनके अंदर आया है, बिकॉज आपने अर्निंग के अंदर भी देखी है डिफरेंट कंपनीज़ के। लेकिन अभी जो इन्वायरमेंट है वो हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है। तो हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बड़ी मछली, बड़ी कंपनी वो सरवाइव कर जाती है, लेकिन जो स्मॉलर कंपनीज होती हैं, यानी कि स्मॉलर कंपनीज और स्मॉलर स्टॉक्स, वो सरवाइव नहीं करते या उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं। लेकिन जैसे ही फेड रेट कट करने की तरफ जाएगा तो बड़े कैप्स में से पैसा निकल कर स्मॉलर कैप्स में चला जाएगा। समझ आई बात की? ये जो मेगा 7 है या मेगा 10 है, यहाँ से पैसा निकल के स्मॉलर कैप्स में चला जाएगा, और डैट विल बी योर रियल बुल मार्केट। और जब ये पैसा ट्रांसफ़र होगा लार्ज से स्मॉल में, वो आपके पास करेक्शन फेज होगा स्टॉक मार्केट का, वो आपके पास करेक्शन फेज होगा। अगेन नॉट क्रैश,
करेक्शन फेज। क्रैश कब होगा? क्रैश इस साल हो सकता है, बट डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। पहला कोविड, दूसरा आपके पास सम सॉर्ट ऑफ साइबर अटैक, जो कि हमारी प्रिडिक्शन है कि साल होगा। ठीक है, कितने लेवल का होता है, कितने बड़े ह्यूज लेवल का होता है, वी डोंट नो येट। ठीक है, बट उसकी प्रिडिक्शन हमारे चैनल के ऊपर है। और तीसरा आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो अराइज हो सकते हैं, इसको हम आगे भी देखेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी। अगर ये तीन चीज़ें नहीं होती तो आप स्टॉक मार्केट में क्रैश नहीं देखेंगे। 2024 की बात कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट का क्रैश ट्रिगर होगा। जो 15% या 20% मूव आनी है वो 30%, 50% और इवन 70-80 भी हो सकती है। डिपेंड कि जो भी इवेंट हो रहा है वो कितना इम्पैक्टफुल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मार्केट करेक्शन की, हम सिर्फ मार्केट करेक्शन के ऊपर बात करेंगे और थोड़ा सा मार्च तक की बात भी करेंगे। और वीडियो के एंड में हम मार्च की बेस के ऊपर प्रिडिक्शन भी करेंगे और होप सो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। उसको आपने फॉलो अप करना है। पहला पॉइंट, आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो अपने कंपनीज़ के स्टॉक्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। टेस्ला वन ऑफ देम। टेस्ला के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने काफ़ी रिसेंटली स्टॉक्स सेल किए हैं। इलॉन मस्क वो स्टॉक नहीं सेल कर पाया फॉर सम लीगल रीजंस। जेमी डायमंड आप देख लें, उसने $150 मिलियन के जो हैं स्टॉक्स रिसेंटली सेल किए हैं। उसके बाद अगर आप जेफ बेजोस को देख लें, $8.5 बिलियन। ठीक है, बी फॉर बॉय, बी फॉर बिलियन। उसके बाद अगर आप मार्क को देख लें, $428 मिलियन। उसके बाद आप बाकी कंपनीज को देख लें, फॉर एग्जांपल AMD को देख लें, उनके उसने 20 मिलियन, $21 मिलियन। इसी तरह डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो ओनर्स हैं या चेयरमैन हैं या CEO हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट जो हैं वो बुक कर रहे हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ योर अलार्मिंग पॉइंट। आई स्टिल थिंक कि मार्केट नेक्स्ट के थोड़ा सा ऊपर जा सकती है बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट। और अभी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ मार्च को, तो इस वीक यानी कि जो आगे आने वाला वीक है अप टिल फ्राइडे, हम स्टिल मार्केट को थोड़ा बहुत बुलिश ही देखेंगे। नेस्डैक की मार्केट को थोड़ा बहुत हम बुलिश ही देखेंगे, या मैं इसको रिफ्रेज अगर कर दूं कि बेरिशनेस इतनी नहीं होगी। ठीक है, एटलीस्ट इस वीक। आगे क्या होगा वो बात करते हैं। आगे हमारे पास देखें वीक 2 आता है, और वीक 2 में मार्च 11 इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट डेट। मार्च 11 क्यों इंपॉर्टेंट डेट है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि बैंक फंडिंग प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो रहा है। बैंक फंडिंग प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, आपको लोन मिलता है अगर कोई कंपनी या कोई आपके पास ख़तरे में है बैंक, उसके अंदर लिक्विडिटी इश्यूज हैं, लॉसेस चल रहे हैं, तो वो सस्ते में लोन ले सकता है, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो लोन ले सकता है। बात समझें कि हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट मौजूद है, लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के अंदर भी आप लो इंटरेस्ट के ऊपर लोन ले सकते हैं यूजिंग दिस प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम आपका 11 मार्च को बंद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फेड दोबारा रीओपन नहीं कर सकता, वो बंद करके रीओपन भी कर सकते हैं, बट माय पॉइंट इस कि अभी के लिए वो बंद हो रहा है। रीओपन होना होगा तो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, वी डोंट नो येट। ठीक है, एक तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है। बाकी मैं आपको कुछ और टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बैंक का भी बताऊंगा कि बैंक कोलैप्स जो है वो कैसे हो रहा है और कौन सा बैंक इस महीने में कोलैप्स होने वाला है। उससे पहले देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड आर्म। आर्म बेसिकली एक स्टॉक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्म्स होल्डिंग, ठीक है। इस स्टॉक के अंदर हम मार्केट डाउनवर्ड देख रहे हैं, और उसकी वजह क्या है, जब भी कोई स्टॉक या कंपनी ओपन होती है उसका आईपीओ होता है। आईपीओ में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके पास इन्वेस्टर रहते हैं वो बाउंड होते हैं कि जितना उनको शेयर मिला है किसी भी कंपनी के अंदर, वो उसको सर्टेन डेज के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल 5 इन्वेस्टर्स हैं, वो उनको बताया जाता है कि जी आपने 200 डेज तक, 300 डेज तक आपने ये शेयर्स या ये स्टॉक्स सेल नहीं करने या आप नहीं कर सकते, यानी बेसिकली आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते।
और वो डेट तकरीबन 12 मार्च के आसपास अप्रोक्सीमेट वो ख़त्म हो रही है। तो इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है, और इसके नीचे जाने की वजह से आप मार्केट थोड़ा सा नैस्डैक की S&P 500 की नीचे देख सकते हैं। और ये अच्छी कंपनी है, तो इसके ऊपर आपने नज़र रखना है, और इवन आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इवन आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो अगर आपके ब्रोकर्स में ये मौजूद है। तो पहले तो आपने एक इस पॉइंट के ऊपर नज़र रखना है। 12 मार्च के आसपास की बात कर रहा हूँ, और मैं ऑलमोस्ट आपको कंफर्म बात इनसाइडर न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के अंदर देर इज़ अ मल्टी फैमिली फंड्स हैं या मल्टी रियल इस्टेट के फंड्स हैं, उनमें लीगली और बैलेंस शीट के ऊपर कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, तो सिंपल वन लाइन में अगर आपको बात करूं, तो यूएस के अंदर जितने भी आपके पास प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्होंने हार्डली कोई प्रॉपर्टी इस साल यानी कि 23 से में और 24 में अभी तक जितना टाइम गुजरा है, उसमें कोई हार्डली कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है। इवन अगर उन्होंने एक प्रॉपर्टी $50,000 की भी ली है फॉर एग्जांपल, तो वो कम में बेच रहे हैं, 50 से कम, लाइक 45 में बेच रहे हैं, 48 में बेच रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी तब भी नहीं बिक रही। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। समझ रहे हैं? तो अब ये जो अच्छा, रियल एस्टेट इंडिविजुअल लेवल पे तो इश्यूज है ही हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये मल्टी जो फैमिली है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्निंग है। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मार्केट में कोई और बात नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जो बातें और कर रहे होंगे वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में हो रही है। तो इस इवेंट के ऊपर आपने नज़र रखना है, और आपके पास जो है इससे क्या हो सकता है, इससे बेसिकली अगेन मार्केट में एक सेल ऑफ हो सकता है। जस्ट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट वाली आपके पास मार्च की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी मार्च की बात कर रहा हूँ, आपके पास ये इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा डाटा साइड पे जाएं, तो आपके पास नेगेटिव जॉब रिपोर्ट, आपके पास वो एक फैक्टर बन सकता है मार्केट के नीचे आने के लिए। ठीक है, ये वो सारी रीजंस हैं जो करेक्शन के लिए वजह बनेंगी नीचे आने के लिए मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी मार्च की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल। अच्छा, उसके अलावा भी जब आपका ये प्रोग्राम बंद होगा, दोबारा थोड़ा उस प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं जो कि बैंक फंडिंग प्रोग्राम है। वो जब बंद होगा तो बेसिकली आप ये समझें कि फेड की जो एक इंजेक्शन होता है, लिक्विडिटी का इंजेक्शन। लिक्विडिटी इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ इनफ्लोज मार्केट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इंजेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर, और वो पैसा आपका मार्केट पुश करने का या रैली करने का बाइस बनता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी कि पैसा तो सेल के लिए भी यूज़ हो सकता है। या आपके पास अगर मैं आपको $10 मिलियन दूँ या $10 ट्रिलियन दूँ फॉर एग्जांपल, तो उस पैसे से आप बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास बुलिश मूव ही आती है। ठीक है, तो इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी इज़ बेसिकली जनरली आपके पास बुलिश माना जाता है स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ योर थर्ड थिंग। एक पॉइंट और मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहूँगा, विच विल बी रिवर्स रिपो मार्केट। रिपो मार्केट, रिवर्स रिपो मार्केट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट आप इसको इस तरह समझें कि ये एक चार्ट है, और इसकी बेसिस के ऊपर जो मार्केट है वो रिएक्ट करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ऑनेस्टली। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए, नॉट फॉर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो वो थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से डेविएट किया हुआ था। डेविएट का मेरा मतलब ये है कि वो नॉर्मल लेवल से अब नॉर्मलिटी शो कर रहा था। वो अगर नॉर्मल लेवल पे वापस आने की इंडिकेशन दे रहा है अभी इस वक्त, और अगर वो नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाता है, तो पैसा दोबारा बैंक्स में इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगेन ये थोड़ा सा मसला होगा स्टॉक मार्केट के लिए अगेन। ठीक है, मैं आपको स्टॉक मार्केट के नीचे आने की रीज़न दे रहा हूँ, वो रीजंस दे रहा हूँ जो मार्केट में डिस्कस नहीं हो रही होगी और आपके लिए नहीं होंगी, ईच एंड एवरी बंदे के लिए। ठीक है, आप चाहे हाई लेवल के ट्रेडर हैं, लो लेवल के ट्रेडर हैं, आप जिस लेवल के भी ट्रेडर हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन न्यू होगी।
अगेन देर आर कुछ मनी सप्लाई के इंडिकेटर्स रहते हैं, M1 मनी सप्लाई, M2 मनी सप्लाई, M3 मनी सप्लाई, उसके ऊपर आप थोड़ी नज़र रखें। मनी सप्लाई आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैक्रो परस्पेक्टिव, ठीक है। तो ये तो कुछ रीजंस हो गई हैं जो आपके पास मैंने आपको बता दिया कि इनकी वजह से मार्केट मार्च में थोड़ी सी नीचे आ सकती है, और ओवरऑल इस साल मार्केट हम नीचे नहीं देख रहे क्रैश की पर्सपेक्टिव से। और क्रैश अगर होता है तो वो किन बेसिस के ऊपर होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चलते हैं। लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो रिसेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और लास्ट ईयर बेसिकली जो रिसेशन था वो हर बंदा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन रिसेशन नहीं आया। हमेशा मार्केट में जब हर बंदा कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होती। इस साल थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड लैंडिंग होगी, कुछ कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और कुछ कहते हैं कि जी नो लैंडिंग होगी। बेसिकली ये टर्म्स थोड़ी सी आपको डिफाइन कर देता हूँ। नो लैंडिंग का मतलब ये होता है कि जब हाई इंटरेस्ट रेट की इन्वायरमेंट हो और इकॉनमी भी आपके पास ऊपर जा रही हो, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड नो लैंडिंग। इसी तरह अगर आपके पास रिसेशन आ जाए, ठीक है, जॉब्स बेस्ड रिसेशन आ जाए, या सिंपल अल्फाज के अंदर रिसेशन आ जाए। रिसेशन क्या होता है कि जब आपके पास कंपनीज जो हैं वो लॉसेस करना शुरू हो जाती हैं, और उन लॉसेस की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाती है, और ये तब होता है हाई इंटरेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो मार्केट ये दो केसेस एक्सपेक्ट थोड़ा सा कम कर रही है। ज़्यादा जो इस वक्त मार्केट एंटिसिपेट कर रही है डैट इज़ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है कि मार्केट क्रैश भी नहीं करती, हाई इंटरेस्ट की बात करूं, अगेन ये तीनों कंडीशंस हाई इंटरेस्ट रेट की इन्वायरमेंट की हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं करती, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप 100 की स्पीड से किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्पीड आप स्लो डाउन करके 50 हो जाती है, 40 हो जाती है, और उसमें जारी बात है जब मोमेंटम बेसिकली ट्रेडिंग की टर्म्स से अगर आप देखेंगे तो वो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यानी कि मार्केट 100 की स्पीड से ऊपर जा रही थी, अब वो 40 पे जा रही है, तो मोमेंटम आपके पास वीक हो गया, ब्रेक हो रहा है। उस मोमेंटम ब्रेक होने की वजह से आपके पास जो सेलर्स हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं, और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव फेज के अंदर जा सकती है। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। एक और पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्निंग सीज़न। अर्निंग सीज़न अबाउट टू एंड। जो अच्छी अच्छी अर्निंग थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, तो अर्निंग्स का जो फंडामेंटल इफेक्ट था जिसने स्टॉक मार्केट को एक होल्ड रखा हुआ था, अपार्ट फ्रॉम फेड की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, तो वो जो प्राइस थोड़ा सा होल्डिंग फैक्टर था वो अब मार्केट्स के पास नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगेन मार्केट का जो करेक्टिव फेज है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसी रिसेंट वीक में हमारे पास एक फेड के स्पीकर ने ऑलमोस्ट फ्राइडे को ही स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारे पास सीपीआई डाटा है, पीपीआई डाटा है, एनएफपी डाटा है, वो बोगस है, वो ठीक नहीं है। और उसी वजह पे आप देखें नेस्टैक और गोल्ड थोड़ा सा रैली करके, गोल्ड की और भी वजह थी उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो नेस्टैक आपका इस बात के ऊपर रैली कर गया, तो क्या ये बात ठीक है उसने? बात तो ठीक है उसने, क्योंकि अगर आप पीसीई का डाटा देखें, नॉर्मल इन्फ्लेशन में क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट रहते हैं, फूड का, एनर्जी का, ऑयल, गैस, ठीक है, होम्स, बेसिकली शेल्टर का। तो शेल्टर का क्या है, आप या तो प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हो या आप रेंट इंक्रीज कर सकते हो। जब आप पीसीई के डाटा में आते हैं वहाँ पे शेल्टर का फैक्टर मौजूद नहीं होता, और वो तकरीबन 2.8 के पास आया है। आ, अब अगर आप देखेंगे उसको, 2.83 को अगर आप देखेंगे टू के साथ, और टू क्या है, फेड का प्रोजेक्टेड टारगेट है इन्फ्लेशन का, तो वो उसके पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शेल्टर को हटा दें तो इन्फ्लेशन तो स्टिल नीचे आ रही है, ठीक है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस तो टेम्परेरी ऊपर गई हैं, एक्सएनजी की प्राइसेस टेम्परेरी ऊपर जाएंगी, ठीक हो गया। तो इवेंचुअली उन्होंने नीचे आना है तो वो इन्फ्लेशन दोबारा आपके पास आ जाएगी। और इवन दो ऑयल और गैस जो है वो उस तरह की बेसिक नेसेसिटी नहीं है जैसी और चीज़ें हैं, जैसे कि फूड है आपके पास, और आपके पास शेल्टर है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न जो मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे आनी चाहिए।
एक और पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, मेगा 7 वाला और स्मॉल कैप्स वाला, मीडियम कैप्स वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपने लाजमी नोट करना है। एक और इशू जो है बहुत मेजर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट इशू और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बेसिकली जब आप लोन लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड के अंदर पीरियड फिक्स हो जाता है कि आपने पर मंथ इतना, आपने जहाँ से भी लोन दिया है वो आपके क्रेडिट कार्ड में से, डेबिट कार्ड से आपके वो कट हो जाता है। और अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो वो कट कहाँ से होगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त यूएस में इस हालत तक पहुंच चुके हैं कि उनका 2-2-3 महीने का जो लोन है, जो इंटरेस्ट के साथ उन्होंने पे करना है, और वो लोन बेसिकली ज़्यादातर लोग लेते हैं अपने घरों के लिए, मॉर्टगेज लेते हैं, यानी कि अपने घरों के लिए लेते हैं, वो पे नहीं कर पा रहे। और जब ये चीज़ होती है तो वो लोन कहाँ से आया है, वो लोन बैंक्स के थ्रू आया है ना, बैंक्स ने दिया है। तो बैंक्स को जब पैसा वापस नहीं मिलेगा तो बैंक्स के खर्चे तो कॉन्स्टेंटली एक ही हैं, कंटिन्यूसली एक ही खर्चा है उनका। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का उनका पर मंथ का खर्चा है, ठीक है। उन्होंने 100 बंदों को जो है लोन दिया है, उसमें से 50-60 नहीं दे पा रहे, तो अब तो बैंक को अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो वो लॉस करेगा। और लॉस करते करते क्या होगा, बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो इस मंथ में हमारी प्रिडिक्शन है मार्च के महीने में काफ़ी बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और मैं आपको जाते जाते एक बैंक का नाम भी दूंगा कि कौन सा बैंक इस महीने डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और डेट भी बताता हूँ। आप 6-7 मार्च के बाद आप देखोगे, यानी पहले हफ्ते में आप, ये नहीं कि पहले हफ्ते में नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइज करके देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप 6-7 मार्च के बाद आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। बैंक का नाम है NYB, बेसिकली NYCB, ठीक है, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक। इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ये बैंक कोलैप्स कर सकता है, और अगर ये कोलैप्स करता है तो ये स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेगा। और अगेन लास्ट ईयर भी मार्च के अंदर आपके पास बैंक्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हुए थे, और बैंक रन का जो इशू आया था, जो आपके पास सिलिकॉन बैंक और सिल्वर गेट वाला मसला आया था, और गोल्ड आपका रैली कर गया था, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है। ये तो होगी आपके पास स्टॉक मार्केट की बात। अच्छा, स्टॉक मार्केट की बात में एक चीज़ और ऐड कर लूँ कि इस साल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर तो हमने बात की कि मार्च में रेट कट होगा, नहीं होगा, ठीक है, समर के अंदर होगा। आगे की बात यह है कि हम इस साल 3 रेट कट एक्सपेक्ट करें, ठीक है, नॉट 4, नॉट 5, नॉट 6, हो सकते हैं होने को, जो होना होगा वो होगा। हमारे कहने पे मार्केट नहीं चलती, जो होना होगा वो होगा। हमारा ओपिनियन है 3 रेट कट होंगे। पहला समर के अंदर, इट कुड बी जून जुलाई, दूसरा सितंबर, और तीसरा नवंबर या दिसंबर। इसकी रीज़न मैं आपको सिंपल दे देता हूँ। अगर आप फेड डॉट प्लॉट देखेंगे वहाँ पे भी आपको 3 रेट कट मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, 1995 में सेम ऑलमोस्ट सिचुएशन के अंदर फेड ने 3 रेट कट ही किए थे, और उसके बाद उन्होंने रेट कट दोबारा नहीं किए थे, ठीक है। और क्यों नहीं किए थे, इस साल भी हमारे पास इलेक्शन है, तो इलेक्शन से थोड़ा सा पहले वो रेट कट करना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द वोटिंग पर्पज़, और जैसे ही इलेक्शन होते हैं वो रेट जो है नॉर्मल दोबारा रख सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखना है। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, मैंने आपको अभी पीछे बात की थी न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक की। लास्ट जो हमारे पास मीटिंग थी ना, फेड फेड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली उनकी एक स्टेटमेंट आती है। उस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप प्रीवियस स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसके अंदर एक लाइन लिखी होती थी, और लाइन बेसिकली ये होती थी कि बैंकिंग सिस्टम्स आर रिजिलियंट, यानी कि वो रिजिस्ट कर रहे हैं हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट को, ठीक है, ये मतलब है इस बात का। लेकिन लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लाइन उन्होंने रिमूव कर दी है, वो लाइन उन्होंने रिमूव कर दी है। और उसके बाद ही बैंकिंग सिस्टम, जो बैंक फंडिंग प्रोग्राम है, वो एक्सपायर हो रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ बैंक्स जो हैं वो मसला कर सकते हैं मार्च के महीने में, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो होप सो आपको बात समझ आ गई होगी कि हम इस साल स्टॉक मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या देख रहे हैं, और बीच में हम कहाँ से, किन लेवल से रिजेक्शन देख सकते हैं, कितनी रिजेक्शन देख सकते हैं, उनकी रीज़न क्या बनेगी, क्या क्या रीज़न बन सकती है, मार्च के महीने में क्या बनेगी, और आगे आने वाले मंथ्स में क्या रीजंस बनेंगे, ठीक है। उनमें हम फर्दर भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो रिव्यू है वो मैंने आपको दे दिया है। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर।
ठीक है, गोल्ड के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखूँगा गोल्ड को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे हमारे पास विक्स को, ठीक है, विक्स इस आपको पता है कि सेंटीमेंट इंडिकेटर है। विक्स आपके पास ऑल टाइम लो पे तो नहीं खड़ा, बट आपके पास लो के ऊपर ज़रूर खड़ा है। ठीक है, आपके पास लोएस्ट लेवल के ऊपर तो नहीं है, बट लो ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल के पास है। अब ये आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि रिस्क जो है वो ऑन है, यानी कि चार्ट जितना है उतना मार्केट के पार्टिसिपेंट्स वो बुलिश हैं। बुलिश किसके ऊपर? बिटकॉइन के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, इस तरह के एसेट्स के ऊपर। तो गोल्ड को थोड़ा सा रिस्क ऑफ एसेट माना जाता है, यानी कि गोल्ड को बेसिकली सेफ एसेट माना जाता है। उसको बैंक्स या हेज फंड्स एज अ हेजिंग पर्पस यूज़ करते हैं। तो जैसे ही ये थोड़ा सा मसला आएगा, यानी कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी जो कि रिस्क ऑन है, उस उधर से पैसा निकल के आपके पास गोल्ड में आ सकता है। रिस्क ऑन से सेंटीमेंट शिफ्ट हो जाएगा रिस्क ऑफ की तरफ, और क्रिप्टो मार्केट भी आ सकती है, बट क्रिप्टो को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड इस वजह से भी ऊपर जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गोल्ड जब बैंक डिफ़ॉल्ट्स करते हैं उस वजह से भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ वॉर, चौथी कोविड, और एनी सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, चाहे इंटरनेट केबल कटिंग की है, एनीथिंग, वो हर जो है इवेंट मटेरियल, वो आपका गोल्ड को अफेक्ट करेगा बुलिश साइड के ऊपर। तो ईच एंड एवरीथिंग अगर आप देखेंगे वो गोल्ड को बुलिश साइड के ऊपर अफेक्ट करेगा। लेकिन जो बाकी इवेंट्स हैं दोज आर मेजर वन। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखनी है। और आपको पता है कि यार सेंट्रल बैंक्स तो कब की हमारे पास वो गैदर कर रहे हैं, उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं गोल्ड को। ठीक है, अगर आप 4 साल 5 साल की हिस्ट्री भी देखेंगे तो अच्छी खासी एक्यूमुलेशन चल रही है मंथली चार्ट के अंदर, और 3 मंथ के चार्ट के ऊपर, ईयरली चार्ट के ऊपर अच्छी खासी एक्यूमुलेशन चल रही है। इसी तरह अगेन आपको पता है कि ब्रिक्स जो है वो गोल्ड बेस्ड करेंसी जो है उसके हक में लगा हुआ है। और अगर गोल्ड बेस्ड करेंसी डेवलप हो जाती है तो गोल्ड करेंसी, गोल्ड एज अ करेंसी और गोल्ड बेस्ड करेंसी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, गोल्ड इटसेल्फ एज अ एसेट इतना लिक्विड नहीं है। लिक्विड का मतलब है कि वो कैश में कन्वर्ट इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर कोई करेंसी आ जाती है तो उसके बैक में गोल्ड है, वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल ईटीएफ की एग्जांपल देता हूँ। ईटीएफ में क्या है, अगर आपको ईटीएफ लेना है तो जितने बिटकॉइन की ईटीएफ की बात करूँ, तो आपको जितने वर्थ का आपने ईटीएफ लेना है उतने वर्थ को आपको बिटकॉइन भी बाई करने पड़ते हैं। इसी वजह से उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा होता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन इसके अंदर टाइम लगेगा, ओवरऑल टाइम लगेगा। लेकिन इस साल के लिए जो इवेंट्स आपने नज़र रखने हैं, बैंक्स का, वॉर का, और आपके पास जो नेचुरल डिज़ास्टर और अनसर्टेनिटी थोड़े से, इसके ऊपर आपने नज़र रखना है। तो गोल्ड के ऊपर हमारे पास फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन है जो मेजर है। इसके अलावा आपने इन्फ्लोज के ऊपर नज़र रखनी है, बट वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टेक्निकल मेथड है, और कुछ टेक्निकल चीज़ें और हैं जो कि हम टेक्निकल वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड ओवरऑल आपके पास बुलिश इस सेंस के अंदर हो सकता है कि रिस्क ऑन से रिस्क ऑफ के साइड पे मार्केट जाती है, तो ये आपके पास इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं जो कि मार्च की प्रिडिक्शंस के ऊपर है। मार्च की प्रिडिक्शन में सबसे पहले जो प्रिडिक्शन हमारी साइड से है, जो मार्च के महीने में हम एक्सपेक्ट करें, पहला तो सम सॉर्ट ऑफ एयरपोर्ट्स या एरोप्लेन्स, दोनों में से कहीं पे भी या किसी एरिया के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको दिखेगी, और थोड़े से बड़े लेवल पे दिखेगी, यानी इतने बड़े लेवल पे दिखेगी कि आपको न्यूज़ में नज़र आएगी। ठीक है, वंस हम कोई बात करते हैं वो न्यूज़ में आ गई, हमारा काम हो गया। ठीक है, पहली तो ये चीज़। और जाहिर बात है जिस कंट्री के साथ है तो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट या उस कंट्री के रिलेटेड पेयर वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट क्रिप्टो मार्केट स्टिल कैन राइज, और मार्केट आपका ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकती है गोइंग इनटू मार्च प्लस अप्रैल। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट स्टिल आपने थोड़ा सा बेरिश जो है साइड के ऊपर फिलहाल टिल्ट नहीं होना। मेजर अगेन बैंकिंग कोलैप्स आपके पास इस महीने में बहुत ज़्यादा
चांसेस हैं मार्च के महीने में गोइंग इनटू अप्रैल और आपके पास फर्दर मंथ्स के अंदर भी। ठीक है, तो मार्च के अंदर बैंकिंग कोलैप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे लेवल के ऊपर, मेजर लेवल्स के ऊपर। ठीक है, लास्ट में जो थोड़ा सा मार्केट से हट के प्रिडिक्शन है वो है कि आपके पास जो सेलिब्रिटीज़ हैं स्पेशली यूएस के अंदर, और उनके अंदर भी जो सिंगर्स हैं, ठीक है, जो सिंगर्स हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ में भी आपको एक दो खबरें भी मिले कि वो शायद हमारे बीच में नहीं रहे। तो मार्केट्स के ऊपर इफ़ेक्ट तो नहीं आना चाहिए उससे, बट कुछ राइट हो सकता है, कुछ दंगा फसाद हो सकता है अगर कुछ वजह ऐसी बनती है। वी डोंट नो वजह, बट मे बी कोई हार्ट इश्यूज़ हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप इन 3 इवेंट्स के ऊपर आप नज़र रखें, और चौथा थोड़ा सा मार्केट से हट के आप इसके ऊपर भी नज़र रखना चाहें, या एज ए प्रिडिक्शन अगर आप हमारी लेना चाहें इसको आप ले सकते हैं। तो होप सो पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, पार्ट 4, और इससे आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी। तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसके ऊपर कमेंट, और बाकी कम्युनिटीज़ में शेयर इसको लाजमी करें। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.